हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब हमारे पास UPSSC पेट के लिए मात्र 20 दिन का समय बचा है। 20 अगस्त को पेपर होना है, तो हम जो है बारीकियों से जो है छोटी छोटी चीजों को, इसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको पढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे अभी आज हमने चैप्टर उठाया है जीव विज्ञान का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले हम इसको जो है समझते हैं कि पाचन क्या होता है। देखिए, पाचन एक जो है फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। अब फिजियोकेमिकल मतलब क्या होता है? जैसे फिजियो मतलब होता है जैसे भौतिकी, यानी कोई भौतिक वस्तु समान है, और केमिकल मतलब होता है उसमें रासायनिक प्रक्रिया भी होती है, यानी ये दोनों मिश्रित प्रक्रिया है, जिसे कहते हैं फिजियोकेमिकल प्रक्रिया। देखिए, हम लोग पहले समझते हैं कि पाचन क्या है। एकदम मूल अवस्था समझिए इसको, एकदम मेन समझ जाइए बस। किसी भी, जैसे हम जो भोजन करते हैं, यानी हमारे शरीर में भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कणों में विभाजित होना या टूटना पाचन कहलाता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि पाचन से हमें ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा कहाँ मुक्त होती है? ये कोशिका में श्वसन होता है, ऊर्जा वहां से मुक्त होती है। तो कोशिका बहुत ही छोटा भाग होता है, बहुत छोटा अंग होता है, इसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए भोजन को कोशिका तक पहुंचने के लिए आवश्यक चीज जो होते हैं, आवश्यक जैसे विटामिन हो गया, खनिज हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इन सब का जो है छोटे रूप में पहुंचना अनिवार्य है। जबकि हम भोजन लेते हैं तो वो तो बहुत जटिल अवस्था में होता है। तो यहाँ हमने जो कुछ पॉइंट जो समझाया हुआ है, जो पाचन है ये जटिल भोजन को सरल भोजन में बना देता है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकल प्रक्रिया मतलब भोजन क्या है? जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिन वस्तुओं को हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक वस्तुएं कहते हैं। और उसी का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे हम आवाज को नहीं देख सकते लेकिन कान से सुन सकते हैं, हवा को नहीं दे सकते हैं लेकिन हवा को हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे हमें हवा टकराती है हमारे स्किन से तो हमको पता चलता है। तो ये सब क्या भौतिक वस्तुएं हैं, इनका अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भोजन क्या है? भोजन जो हम ले रहे होते हैं वो भौतिक है। और केमिकल प्रक्रिया, केमिकल मतलब जब भोजन हमारे अंदर जाता है तो जो है हमारे लार में जो एंजाइम्स हैं, ये क्या है? रासायनिक चीजें हैं। तो ये दोनों को मिला करके, यानी भोजन जो पाचन है या फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। जल, विटामिन तथा खनिज का पाचन नहीं बल्कि अवशोषण होता है। अब समझिए इस बात को। जैसे हमने बताया अभी कि कोशिका छोटी होती है, तो कोशिका में भोजन पहुंचने के लिए उसको टूटना पड़ेगा, छोटे छोटे कणों में टूटना पड़ता है, तो उसे पाचन कहते हैं। जो खुद पहले से ही बहुत छोटे छोटे रूप में है, उसे टूटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जल भले ही दिखने में बहुत भारी लग रहा है, लेकिन जल के अणु क्या होता है? H2O, बहुत छोटा छोटा अणु है। इसका मतलब जल हो गया या विटामिन हो गया तो खनिज हो गया। इनका पाचन नहीं होता बल्कि इनका ऑब्जर्वेशन हो जाता है। इनको जो हमारे शरीर के अंग जो है, जो पाचन तंत्र में सहायता करते हैं, वे सोख लेते हैं। ठीक है। पाचन का मुख्य कार्य है भोजन से ऊर्जा का निर्माण। प्रश्न पूछा हुआ है कि पाचन का मुख्य कार्य क्या है? पाचन का मुख्य कार्य है भोजन से ऊर्जा का निर्माण। अब देखिए, हमने सिर्फ पाचन को समझ लिया अच्छी तरह से, तो हम समझते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। देखिए, तंत्र मतलब होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम। ऐसे कई अंग मिल करके जो पाचन की क्रिया को संपन्न कराएंगे, वे सब मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिन्हें कहते हैं पाचन तंत्र। जैसे सिस्टम मतलब ये होता है कि कई पार्ट मिल करके एक निश्चित कार्य करते हैं, वही जो है सिस्टम होता है। जैसे कंप्यूटर में होता है माउस, कीबोर्ड वगैरह सब। अगर उनमें से किसी एक भी पार्ट को अगर हम हटा देते हैं तो उसके कार्य में, उसके परफॉर्मेंस में प्रभाव पड़ता है। तो हो गया पाचन तंत्र, यानी पाचन तंत्र में कई अंग जो है मिलकर के सहयोग करते हैं। तो इसके मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। पहला जो है हम देख सकते हैं आहार नाल, और आहार नाल की जो लंबाई होती है वो टोटल 32 फीट होती है। ठीक है। आहार नाल को जो है कितनी लंबाई होती है? 32 फीट। अब ये नहीं कि सिर्फ मुख से शुरू होकर के यहाँ आमाशय तक होती है, नहीं। आहार नाल की जो लंबाई है वह मुख से शुरू होकर के ये हमारे ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा तक जो है जाती है, यानी इसकी यहाँ तक की लंबाई पूरा 32 फुट होती है।
और दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो पाचक ग्रंथियां होती हैं जो इसके साइड साइड में होती हैं, उसमें से रस, जूस, पाइल जिसको बोल सकते हैं, या जठर रस होता है, कहीं के एंजाइम्स होते हैं, वो उसी में छोड़ते रहते हैं जिससे पाचन की क्रिया और आसानी से हो सके। तो जैसे देखिए पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथि, यकृत यानी लीवर, अग्नाशय इसको पैंक्रियास भी कहते हैं, आंत्र ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि मतलब वे ग्रंथियां जो बड़ी आंत में, छोटी आंत में पाई जाती हैं, वे सब क्या कहलाती हैं, आंत्र ग्रंथियां। तो हम लोग सब पाचन तंत्र को जो है मुख गुहा से शुरू करते हैं और इस सबका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे नंबर 1 देखिए, अब हम लोग पाचन को आहार नाल से बारी बारी से शुरू करेंगे और बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मुख गुहा। मुख गुहा, गुहा मतलब क्या होता है, खाली स्थान, यानी हमारे मुख के अंदर जो खाली स्थान है से गुहा, गुहा से गुफा बनता है। ठीक है, तो पहाड़ों में जो खाली स्थान होता है वो भी गुहा होती है, उसे लोग नॉर्मली गुफा बोलते हैं। तो मुख गुहा, इसमें क्या क्या होता है, इसमें 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। भोजन को पचाने में सबसे पहले काम, देखिए दांत भी करता है काम, लेकिन दांत एक अलग चैप्टर है, दांत को हम अलग से पढ़ा देंगे। इसमें देखिए 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें पैरोटिड जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबलिंगुअल उसके बाद है, और सबमेंडिबुलर है। देखिए जो पैरोटिड ग्रंथि है, लाल ग्रंथि, ये सांप में यही ग्रंथि जो है जहर का काम करती है, यही जो है इसमें जहर का काम करती है, जो पैरोटिड ग्रंथि होती है। ठीक है, 3 जोड़ी ग्रंथि होती है, इसका मतलब क्या हुआ, 6 ग्रंथि होगी, 3 इधर होती है, 3 इधर होती है। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। लाइसोजाइम ये जीवाणुनाशी होता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो वातावरण में जीवाणु तैर रहे होते हैं, भोजन पड़ रहा है तो उसको हम खा जाते हैं। तो छोटे मोटे जीवाणु जो है, कम हानिकारक जीवाणु हमारे मुंह में जो है लाइसोजाइम उसको मार देता है, लार में भी पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, वो हमेशा उनकी लार ज्यादा चूते रहती है। कुदरत जो है, प्रकृति कह सकते हैं, ईश्वर बच्चों को इस तरह से बनाता है कि छोटे बच्चे हैं कि उनका मतलब कोई इतना बढ़िया से ख्याल नहीं रख पाएगा, तो लार बनती रहती है, कुछ भी जमीन पे खेलते रहते हैं, सब कुछ भी चीज पाएंगे, और अगर वो मुंह में डालेंगे तो क्या होगा, उसमें जीवाणु चले जाते हैं। तो कुछ हद तक जो है जीवाणु मर जाते हैं मुंह में ही, क्योंकि बच्चों में लार ज्यादा बहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद टाइलिन और डाइस्टेज, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये स्टार्च यानी इसको मंड या चोकर कहते हैं, इसका पाचन करते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न में कि टाइलिन और डाइस्टेज जो है किसका पाचन करते हैं, तो स्टार्च यानी मंड अथवा चोकर का पाचन करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मुख गुहा पाई जाती है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है। म्यूकस सभी लोग पता होगा आप लोगों को, इसके बारे में हम बताए थे इसके पहले सेंस ऑर्गन्स वीडियो में। म्यूकस नाक पर रहता है, जिसमें नाक के बाल से बचकर जो गए होते हैं धूल के कण और बैक्टीरिया होते हैं, वे चिपचिपे पदार्थ पर चिपक जाते हैं। तो म्यूकस होता है, वो चिपचिपा होता है, भोजन को अंदर सरकने में मदद करता है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे आगे नंबर 2 में ग्रास नली। ग्रास नली में देखो पाचन नहीं होता है, जो हमारे मुख गुहा के पास शुरू होती है ग्रास नली, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है लगभग जो ग्रास नली का। और अब देखो मुंह में जो भोजन था, अब वो भोजन पहले जैसा नहीं रह गया जैसा हमने खाया था, उसमें रूप परिवर्तन हो गया, वो कुछ छोटे टुकड़े में हो गया है, उसमें लार मिल गई है, उसमें जो है ये सब एंजाइम्स मिले हुए हैं, म्यूकस मिला हुआ है, चिपचिपा हो गया है, तो उसको कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। मान लीजिए आप खाना पूछ रहे हो, खाना घोटने वाले हैं अंदर, इसका पता चला कि कंकड़ हो गया, कंकड़ मुंह में आ गया, अब उसको आदमी क्या करता है, वो उल्टी कर देता है, तो वो क्या होता है, वो बोलस होता है, यानी उस भोजन को तब बोलस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ आएगा। अब ये फिगर हमने बना दिया है समझने के लिए। ग्रास नली, यहाँ से यहाँ तक को ग्रास नली कहेंगे, यहाँ तक को ग्रास नली कहेंगे। इसमें भोजन क्या होता है, भोजन इसमें पचता नहीं है, सिर्फ इसके रास्ते से भोजन आता है आमाशय में, पेट में आता है। ठीक है, इसमें क्रमानुकुंचन होता है। अब क्रमानुकुंचन क्या होता है, ये पाइप जो है पिचकती है, 10 पिचकती तक इधर आगे बढ़ता है, फिर इसे पिचकते चला जाता है, तब जाकर के धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे हम लोग
क्या बोलते हैं उसको, जैसे टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट में पीछे से हम दबाते हैं तो आगे से निकलता है, तो उसमें क्रमानुकुंचन होता है। अगर हम इस टूथपेस्ट को ऐसे उल्टा करके रख दें तो क्या गिरेगा उसमें से? नहीं गिरेगा, ऊपर से प्रेशर देंगे, दबाएंगे तब गिरेगा। उसे कहते हैं क्रमानुकुंचन। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, उसमें क्रमानुकुंचन होता है। ठीक है, आप लोग इसका इसके साथ लीजिए। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ते हैं आमाशय। देखिए, अब हम लोग जो है ग्रास नली के बाद तीसरे भाग यानी कि आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आमाशय का हमने ये भाग है उसका हमने अलग से यहाँ पे फिगर बना दिया है, इसमें ध्यान देखिए। देखिए, भोजन जो है आमाशय में 4 घंटे तक रहता है। ध्यान से देखिए, भोजन जो है हमारे आमाशय में, आमाशय को ही पेट कहा जाता है। ठीक है, आमाशय में मतलब 4 घंटे तक रहता है। अब 4 घंटे तक रखना है इसको, तो इसमें कुछ ऐसी संरचना होगी जिसमें भोजन आगे ना बढ़ जाए, 4 घंटे तक इसमें रुके, 4 घंटे तक रुकना चाहिए उसमें। तो इसके 3 भाग होते हैं, ध्यान से देखिए इस बात को। जो पहला भाग है ऊपर वाला भाग, इसको कार्डियक कहते हैं। देखिए, कार्डियक का संबंध होता है हृदय से, हृदय के जो है हृदय के करीब में ये पड़ता है। आमाशय जो है हृदय के करीब में पड़ता है, इसलिए इसके ऊपरी भाग को कहते हैं कार्डियक। ठीक है, कार्डियक में जो है देखिए HCl का निर्माण होता है। HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का निर्माण होता है, जो अगर कभी आप लोग देखें, अगर डकार आती है हमको तो इसे लगता है बहुत जलन सी महसूस होने लगती है, वो HCl होता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, ये जो है जीवाणुनाशी होता है। जो मान लीजिए जो बोलस आ रहा है ग्रास नली द्वारा हमारे मुख में, हमारे मुख गुहा में भोजन टूट करके लार में मिला, उसमें और क्या मिला, म्यूकस मिला, चिपचिपा हो गया। जब ये क्रमानुकुंचन द्वारा आ गया नीचे, अभी जो आ रहा है ये भोजन नहीं बल्कि इसको कहेंगे बोलस। अभी जब नीचे आ गया, आमाशय में जैसे पहुंचता है, इससे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिसाव होता है, और वो क्या करता है, वो जो है भोजन को तोड़ता है और तोड़ता है भोजन को। ठीक है, और जीवाणुनाशी होता है, कहने का मतलब जो बैक्टीरिया या जो जीवाणु बच जाते हैं, लार से नहीं खत्म हो पाते, नष्ट नहीं हो पाते हैं, उनको उनमें जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके बाद जो दूसरा नंबर है फंडिक, ये तो कार्डियक हो गया, इसमें HCl का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, इसमें HCl का निर्माण होता है। लेकिन ये जो फंडिक है, देखिए फंडिक जो संरचना है ये कांटेदार होती है, और इस कांटेदार संरचना को रोजी कहते हैं। ये कांटेदार संरचना ही है जो भोजन को रोक कर रखती है, नहीं तो भोजन सड़क के जल्दी चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो HCl काम करना बंद कर देगा, मतलब HCl का काम है खत्म हो जाएगा, बोलस आएगा तुरंत चला जाएगा फिसल के। HCl जब तक बनेगा या तो उसे तोड़ ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर इसको रोक के रखता है। तब HCl अपना 4 घंटे तक लगभग समय लेता है उसको तोड़ने में। ठीक है, जो में डकार आती है तो जैसे लगता है कुछ नाक में आ जाती है, उसकी झार आ जाती है, तो वह HCl ही होता है। अब आप देखिए इसमें आगे है पाइलेरिक। ठीक है, हम लोग देखते हैं जो इसमें फंडिक में जो रोजी होती है, ये भूख लगने पर चुभता है। जब हम खाली पेट रहता है तो रोजी जो है चुभन होती है, नहीं कहते पेट गड़ रहा है, भूख के मारे पेट दर्द कर रहा है, तो वो किसकी वजह से होता है, जो रोजी है जिसमें जो फंडिक में पाया जाता है। ठीक है, ये कांटेदार होता है। अब आते हैं पाइलेरिक। पाइलेरिक क्या है, ये आमाशय का निचला वाला भाग है। इसमें से जठर रस का जो है स्राव होता है, और जठर रस में 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अभी पेप्टोन का कार्य आगे हम बताएंगे। सबसे ज्यादा समय लेता है पचने में, क्या प्रोटीन सबसे ज्यादा समय लेता है, ये अंत तक जाके पचता है। और ये जो है क्या, दूध से दही को बदलने में किसका काम है, रेनिन का। देखिए, जब उम्र एक ज्यादा उम्र हो जाती है, बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो है जठर रस नहीं बन पाता है, कम बनता है, तो उनको दूध हजम नहीं होता है। दूध जो है पीते हैं, दूध हजम नहीं होता है, क्योंकि दूध का उपयोग हमको दही बना के करना है। तो अगर जठर रस में नहीं बनेगा, उसमें रेनिन नहीं आएगा। जब रेनिन नहीं होगा तो ये दूध से दही नहीं बनेगा। आप लोग देखते होंगे छोटे बच्चे जो दूध पी रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, कभी अगर उल्टी करते हैं तो दूध की उल्टी नहीं करते हैं, वो दही का उल्टी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो रेनिन है, यह जो दूध को दही में बदलने का काम करता है, और जो पेप्सिन है
ये जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम करता है। तो आई होप कि आप लोग जो है आज की इस वीडियो को समझ गए होंगे। आज हमने पाचन तंत्र के बारे में कुछ चीजें सीखी, जिसमें हमने सीखा पाचन क्या होता है। दूसरा हमने सीखा कि पाचन के मुख्य घटक क्या क्या है, हमने उसका श्रृंखला बना दी है, उसको हम नंबर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको मुख भुआ पढ़ा दिया है, जिसको माउथ कह सकते हैं। उसके बाद ग्रास नली पढ़ा दिया है और हमने आमाशय पढ़ा दिया। आमाशय को आमतौर पर ही पेट कहते हैं। अगर पेट की बात आती है तो पेट की अंग्रेजी 3 होती है। अगर हम कहते हैं स्टमक, तो स्टमक मतलब होता है अंदरूनी पेट, और उसके बाद होता है बेली यानी बाहरी पेट, और तीसरा होता है जब पेट हमारा औसत से अधिक हो जाता है उसको टमी बोलते हैं, ठीक है, जिसको तोंद बोलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पाचन क्रिया का पहला वीडियो है। आई होप कि आप लोगों को जो जितना हमने पढ़ाया समझ में आया होगा, और इससे बनने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। और पाचन तंत्र से जो भी संबंधित प्रश्न रहेंगे हमारी वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आपका ऊपर विश्वास बनाए रखिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई अगर सुझाव है तो कमेंट में आपका स्वागत है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।